हेलो लर्नर्स, हम लोग कर रहे थे फिनोमेलॉजी के लेक्चर्स और फिनोमेलॉजी में हमने हस्टल को किया था जिसमें हमने उनके कुछ आइडियाज़ को डिस्कस किया था। तो उसी पर्सपेक्टिव में हम आगे बढ़ते हुए उनके जो और आइडियाज़ हैं और जो जिस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं, जिसमें आने की पॉसिबिलिटी है, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि आजकल कंपटीशन इतना ज़्यादा हो गया है तो पता नहीं कौन कौन सा कॉन्सेप्ट पूछ ले, और जैसे कि पूछे भी जाते रहे हैं तो अब हमें सिर्फ नॉर्मली आइडियाज़ को जानने से काम नहीं चलेगा, अब हमें उसकी डीप अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हमें थोड़े से और जो भी इनके आइडियाज़ हैं उनको हम जानते हैं, तो उसी के लिए हम इसमें थोड़े से और इनके इम्पॉर्टेंट आइडियाज़ को डिस्कस करेंगे। बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं करेंगे, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट हैं उनको थोड़ा सा इतना डिस्कस करेंगे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए और एक उसकी समरी, एक जिस्ट आपको आपके माइंड में रहे, आपके जहन में ये रहे कि हाँ ये था, मैंने कहीं पढ़ा था, कहीं सुना था, तो आप उससे थोड़ा सा गेस कर पाएंगे कि इसमें ये आंसर हो सकता है। तो मैं उन्हीं से कॉन्सेप्ट को डिस्कस करूँगी, जो इनके थोड़े से इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं उनको डिस्कस करेंगे। और हमने फिनोमेलॉजी के जो मीनिंग है उसको बहुत अच्छे से समझा है इसके फर्स्ट पार्ट में। तो अगर आपने हमारे फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है तो पहले उसको देख लीजिएगा, उसके बाद ही आपको ये समझ में आएगा, क्योंकि ये पार्ट है जो है वो पहले से लिंक है। तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो ये आपको नहीं समझ में आएगा, क्योंकि हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो उसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे और उसमें हमने बहुत ही अच्छे से आपको समझाया फिनोमेलॉजी का मतलब क्या होता है और कैसे इसकी शुरुआत हुई, कौन सी ब्रांचेस थी, दो कहाँ कहाँ से निकला, फिर कैसे आगे आया। तो ये सब कुछ हम उसमें बता चुके हैं, तो उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। अब सिर्फ हम उन एस्पेक्ट पे काम करेंगे जिनको हमने डिस्कस नहीं किया था उस पार्ट में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। जैसे कि हम लोग जानते हैं फिनोमेलॉजी का मतलब क्या था, एक प्रकट दर्शन से था जो साक्षात हम अपनी इंद्रियों से अनुभव करते थे, उसके आधार पर हम घटनाओं का जो भी एनालिसिस करते थे उसको हम फिनोमेलॉजी के अंतर्गत रखते हैं। और जो भी डे टू डे लाइफ में जो भी हम एक्सपीरियंस करते हैं उसके आधार पे हम जो भी घटनाओं का अध्ययन करते हैं उसको हम किस तरह से देखते हैं, ये सभी चीज़ें हम इसके अंतर्गत अध्ययन करते हैं। तो कुल मिलाकर फिनोमेलॉजी का जो एक तरह से जिस्ट है वो अनुभव पर ही है, जो आपको प्रत्यक्ष अनुभव से प्रकट होता है उसी को मानिए। जो रियलिटी है उस पे आप क्रॉस चेक, थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क लगा के देखिए कि क्या वास्तविक है। जो पहले से कहा जा चुका है उस पे फोकस ना करते हुए खुद अनुभव करके उसके बाद रियलिटी का पता लगाने की कोशिश करिए। जिसमें मैंने एग्जांपल भी दिया था कि अगर बच्चे ने खुद ही गर्म ग्लास को टच नहीं किया तो वो नहीं समझ पाएगा कि इसको टच नहीं करना है क्योंकि हाथ जल जाएगा। तो वो खुद ही एक्सपीरियंस करने के बाद आपको किसी भी घटना की वास्तविकता का पता लगता है कि हाँ इसको हम अगर ऐसे करेंगे तो ये हो जाएगा। तो वास्तविकता का पता लगाने के लिए हमें सबसे पहले अपने अनुभव के आधार पर जब रियलिटी का पता चले तो उसका अध्ययन करना ही फिनोमेलॉजी कहलाता है। तो ये सब कुछ हम ऑलरेडी बहुत डिस्कस कर चुके हैं, तो उसको हम नहीं डिस्कस करेंगे। अगर आपको फिनोमेलॉजी का मीनिंग समझना है तो आपको फर्स्ट पार्ट को देखना होगा। बाकी यहाँ हम हर्सल के आगे के जो आइडियाज़ हैं उनको थोड़ा सा डिटेल करेंगे। तो उसमें हमने यहाँ पे मेंशन किया है कॉन्शियसनेस, क्योंकि जो हर्सल थे उन्होंने कॉन्शियसनेस पे यानी चेतना की उन्होंने सबसे पहले जो बात की, तो उसमें उन्होंने कहा जो चेतना किसी भी वस्तु के प्रति जो चेतना होती है, जो सामाजिक वर्ड है, जो सोशल वर्ड है, वो हमारा ये चेतना से मिलकर बना है। और इसमें वो चेतना को कहते हैं ये ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, इस तरह की चेतना इससे मिलकर वर्ड नहीं बना है, बल्कि इन दोनों ही चीज़ों से मिलकर बना है। तो उसी में उन्होंने बताया कि किस तरह से जो चेतना है उसको कैसे उन्होंने दो तरह के फॉर्म्स में रखा है। ये शायद आपको कहीं ना मिले तो मैंने इसलिए इसको अलग से डिस्कस किया है कि हो सकता है कन्फ्यूज़न हो जाए या आप सोचे मैंने तो ये पढ़ा नहीं, तो मैंने इसको अलग से हाईलाइट कर दिया है। तो इसमें इन्होंने कॉन्शियसनेस जो चेतना होती है, चेतना में इन्होंने दो कहा कि जो चेतना है वो दो आधार पर उसको बताया कि किस तरह से हम उसको समझ सकते हैं। तो उसको एक को उन्होंने कॉजिटो कहा और दूसरे को कॉजिटेटम कहा। तो आई थिंक ये शायद सभी बुक्स में मेंशन ना हो, तो मैंने इसलिए स्पेशली इस पे अलग से लेक्चर लेने की कोशिश की सो दैट आपको कॉजिटो और कॉजिटेटम लर्न हो पाए। तो अब समझते हैं ये क्या होता है कॉजिटो। तो कॉजिटो जो होता है वो किसी भी चीज़ के बारे में जो चेतना होती है
तो क्योंकि ये कहते हैं जो चेतना होता है वो किसी वस्तु के बारे में होती है, क्योंकि चेतना नॉर्मली ऐसे नहीं होगी। आप चेतना किसी न किसी चीज़ के बारे में करेंगे, तो मतलब यहाँ पे वो कह रहे हैं हम उसको अनुभव करेंगे, उसको फील करेंगे, उसका एक भाव होगा। तो ये जो भाव होगा वो क्या होगा, कॉजिटो होगा। कैसे, वो आपको ऐसे समझ में आएगा। जैसे उन्होंने कहा कि चेतना होती, तो चेतना क्या है, अपने आप में क्या है वो, तो वो किसी चीज़ के प्रति है। मतलब आपको जैसे किसी चीज़ से भय लगता है, कोई किसी चीज़ का भय है, तो वो किसी चीज़ का है ना, किसी पर्टिकुलर वस्तु के बारे में भय है। या आप कोई विचार रखते हैं तो किसी चीज़ के बारे में रखते हैं। तो यहाँ पे इसलिए मैंने लिखा कि किसी वस्तु के बारे में चेतना होती। चेतना ऐसे कुछ भी नहीं होती, वो किसी चीज़ के बारे में होती। तो इसलिए उन्होंने बताया, जैसे एग्जाम्पल हम यहाँ पे दें कि ताजमहल है, तो ताजमहल को जब देखकर आपके मन में जो भाव आएगा, तो ये क्या हो गया, ये एक वस्तु हो गई। अब इसको देखकर आपके मन में एक चेतना आएगी, आपको सोचेंगे कि किस तरह से प्रेम संबंध रहा, क्या रहा, तो आपके मन में एक भाव आएगा। तो क्या हो गया, चेतना किसी वस्तु के प्रति आई। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, कॉजिटो हो गया। ठीक है। इसी तरह जैसे आपने देखा कि कोई मित्र है, तो किसी मित्र को देखकर मन में क्या आया, मतलब एक मित्रता का भाव आया मित्र को देखकर। तो ये मित्र जो है वो क्या है, वो बाह्य है, एक्सटर्नल रियलिटी है, उसको हम नहीं जानते, उसको हम देख पा रहे हैं, लेकिन उसके अंदर जो भाव आ रहा है, जो मित्रता का ये भाव आया, वो तो इंटरनल है ना, तो ये अंदर है। तो इसको पता लगाना है। तो ये जो इंटरनल है वो हमारी जो चेतना होती है वो होती। तो चेतना इस मित्रता के प्रति या मित्र के प्रति एक भाव हो गई, तो ये कॉन्शियसनेस हो गई। तो इस तरह से इन्होंने कहा जो कॉन्शियसनेस है उसमें भी उन्होंने दो चीज़ों के बारे में बताया। तो ये इस तरह से ये जो भाव होता है, जो अनुभव होता है, वो हमारा क्या होता है, कॉजिटो होता है। कॉजिटेटम क्या होता है, जिस चीज़ के बारे में हम अनुभव कर रहे होते हैं, ये जो वस्तु होती है जिसके बारे में हम अनुभव करेंगे वो हमारा कॉजिटो हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जो आपको प्रत्यक्ष दिखता है वो क्या हो जाता है, वो कॉजिटो हो जाता है। जो प्रत्यक्ष है, जो आप देख पा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ये आप बोर्ड देख पा रहे हैं, तो ये क्या हो गया, कॉजिटेटम हो गया। अब इसके पीछे क्या आपने एक चेतना बनाई, इस पर हम कुछ लिखेंगे, आपको कुछ समझ में आएगा। तो इसके पीछे जो बोध हो रहा है, जो भाव हो रहा है, वो क्या हो गया, आपका कॉजिटो हो गया। तो इस तरह से उन्होंने बताया कि जैसे कि हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं तो वो कॉजिटो हो जाता है। हम कुर्सी के बारे में सोच रहे हैं तो वो कॉजिटो हो गया, लेकिन वो कुर्सी स्वयं में क्या है, कॉजिटेटम है। तो इसलिए हमने इतने सारे एग्जाम्पल दिए, इतना डिस्कशन किया कि ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आ जाएं, कॉजिटो और कॉजिटेटम है क्या। क्योंकि ऐसे यूनिक लगेगा कि आपने कभी सुना नहीं, कभी पढ़ा नहीं, तो हो सकता है कि इसमें मिस्टेक हो जाती है, या हो सकता है इसका मीनिंग ही पूछ ले। आजकल तो कुछ भी पूछ सकता है, पता ही नहीं है। तो इसी तरह इन्होंने कहा जो चेतना होती है उसमें इंटेंशनलिटी होना बहुत ज़रूरी है, मतलब उसका एक अभिप्राय होना चाहिए। अगर किसी चीज़ का कोई मीनिंग नहीं है, कोई अभिप्राय नहीं है, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। तो इसमें इन्होंने क्या बोला कि एक इंटेंशनलिटी होनी चाहिए, उसका अभिप्राय होना चाहिए, और उसमें भी उन्होंने दो चीज़ें बताई हैं। तो ये शायद आपने कहीं ना देखी हो, तो मैंने अलग से मेंशन किया, नोएसिस और नोएमा की बात की है। ये भी इसी तरह है कुछ, इसमें भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इन दोनों में, इसीलिए मैंने इन दोनों को एक पास में रखा है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो नोएमा क्या होता है, नोएसिस क्या होता है, तो नोएसिस का मतलब है जो मैं सोचता हूँ, या जो भी आपकी थिंकिंग प्रोसेस होती है, जो हमने किसी भी चीज़ के बारे में थिंक किया, वो सारा क्या आएगा, हमारा नोएसिस में आएगा। और जिस भी वस्तु के बारे में हम सोचेंगे वो हमारा हो जाएगा, नोएमा हो जाएगा। तो इसी तरह ये भी, जैसे हम ये था लगभग वैसे ही ये भी है। इसमें हमारा जो किसी चीज़ का हम बोध करेंगे, जो हम किसी चीज़ का भाव रखेंगे, वो हमारा नोएसिस कहलाएगा। और नोएमा क्या होगा, जिस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे होंगे, जो भी वस्तु होगी पर्टिकुलर, वो हमारा
नोएमा हो जाएगा। तो आई थिंक ये कुछ यूनिक होगा क्योंकि ये सभी बुक्स में मेंशन नहीं है, तो इसलिए हमने हाईलाइट किया कि आपके दिमाग में भी ये सेट हो पाए। नोएसिस, नोएमा क्या है, किसने यूज़ किया है, क्या मीनिंग होता है, तो आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए। तो इस तरह से आपने कॉन्शियसनेस में देखा। कॉन्शियसनेस भी बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अगर उसमें आप किसी चीज़ के प्रति कॉन्शियस ही नहीं है तो फिर वो तो मीनिंगलेस हो जाता है, और मीनिंगलेस का तो कोई मतलब नहीं होता है। तो इस तरह से ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और इसमें इन्होंने ये बताया कि जो सोसाइटी है, जो सामाजिक जगत है, वो बहुत सारे कॉन्शियसनेस से मिलकर बना हुआ है, जिसमें उन्होंने इंट्यूशन की भी बात की है, मतलब अंतःज्ञान की बात की है। और उन्होंने कहा जो इस पे जो बेस्ड है वही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इंट्यूशन हर्सल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको किसी भी चीज़ का इंटरनलाइजेशन नहीं होगा, आपको अंदर फील नहीं होगा, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं। क्योंकि जो आपको बाहरी समाज दिख रहा है वो रियलिटी नहीं है। उन्होंने बोला वो एक्सटर्नल है, वो बाह्य है, वो रियलिटी नहीं है। रियलिटी उसके अंदर छुपी है। तो अंदर के भाव को समझना ही आपका काम है। अगर सोशल वर्ल्ड को एक्चुअल में समझना चाहते हैं तो आपको उसके पीछे छुपे हुए मीनिंग को समझना पड़ेगा। कोई क्या कहता है उससे मतलब नहीं है, उसके पीछे क्या भाव है वो समझना ज़रूरी है। और आजकल सोसाइटी में आप देख ही रहे हैं, हम लोग किसी के मेंटालिटी जो होती है, किसी के जो भाव होते हैं उसको नहीं समझ पाते, इसीलिए धोखा खा जाते हैं। तो ये क्या हो गया, सोसाइटी में उसके जो भी पहले से नॉर्म्स बने हुए हैं, जो भी सेट हुए हैं, आप ये सोचना, इन्होंने बोला कि हर चीज़ के पीछे क्वेश्चन मार्क लगा के देखना चाहिए। तो वो क्रिटिकल एनालिसिस की बात करते हैं। अगर ऐसा है तो क्यों है, ऐसा है तो क्या है, क्या यही रियलिटी, ये सारी चीज़ें हमने आपको फर्स्ट वाले पार्ट में बहुत अच्छे से समझाया है, तो उस पर हम बार बार नहीं जाते। तो वो सब कुछ लेकर जो हम घटनाओं की वास्तविकता का पता लगाने की कोशिश करते हैं, वो सब कुछ फेनोमेनोलॉजी के अंदर आती है। उसी में उन्होंने एक और चीज़ बात करी है, इंटरसब्जेक्टिविटी। फेनोमेनोलॉजी की जब हम बात करते हैं तो बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बन जाता है इंटरसब्जेक्टिविटी। और इंटरसब्जेक्टिविटी का मतलब क्या होता है, इसका सीधा मतलब होता है समान अनुभव या समान भाव। मतलब जो हम फील करें वही आप भी फील करें, तो वो हो जाएगा। किसी भी चीज़ का जो भी अर्थ हमें निकालना है वो समान अनुभव या मीनिंग या अर्थ या भाव जो निकलेगा वो हमारा इंटर सब्जेक्टिविटी हो जाएगा। वो हम जब अल्फ्रेड सूट्स को पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझाएंगे। अभी हम सिर्फ की वर्ड में बता रहे हैं कि इंटर सब्जेक्टिविटी का मतलब क्या होता है। तो एक एग्जांपल से हम समझ सकते हैं, जैसे कि मैं कुछ अनुभव कर रही हूँ, जैसे कि मैंने कोई अनुभव किया, आप हमें देख रहे हैं तो आपको पता है कि हम अनुभव कर रहे हैं, और हमें भी पता है कि आप अनुभव कर रहे हैं कि हम क्या अनुभव कर रहे हैं। लेकिन हम ये अनुभव नहीं कर सकते हैं कि आप क्या अनुभव कर रहे हैं। बात समझ में आई? थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है। मेरा कहने का सीधा ये मतलब है कि हम भी अनुभव कर रहे हैं, आप भी अनुभव कर रहे हैं। हमको भी पता है कि आप अनुभव कर रहे हैं और आपको भी पता है कि हम अनुभव कर रहे हैं। लेकिन हमको ये नहीं पता आप अनुभव क्या कर रहे हैं, और ना ही आपको ये पता है कि हम क्या अनुभव कर रहे हैं। तो यही वो कहते हैं, ये जो इंटरसब्जेक्टिविटी है ना, तो ये जो अनुभव है, समान अनुभव, समान भाव को जानना ही इंटरसब्जेक्टिविटी है। तो हम ये नहीं जान सकते हैं, और इसको पता लगाना ही सबसे बड़ा काम है। ये रियलिटी यहाँ पे छुपी होती, यही रियलिटी होती है, और इसको ढूंढना ही फेनोमेनोलॉजी का काम है। फेनोमेनोलॉजी इन्हीं पे फोकस करता है कि हमें इंटरसब्जेक्टिविटी पे फोकस करना चाहिए, यानी व्यक्ति के जो आंतरिक भाव हैं उन पर फोकस करना चाहिए। व्यक्ति क्या सोचता है, क्या करता है, उस पर फोकस करना चाहिए। क्योंकि हमें एक्सटर्नल जो सोसाइटी बनी हुई है, जो दिख रही है, वो रियल नहीं होती है। उसके पीछे बहुत सारी जो छुपी हुई कॉजेज़ हैं उनको ढूंढना चाहिए। और वो हम कैसे ढूंढेंगे, उसके लिए इन्होंने बात की फेनोमेनोलॉजिकल रिडक्शन की। तो फेनोमेनोलॉजिकल रिडक्शन बहुत पूछा जाता है कि किसने बात की है, तो उसमें आंसर होता है हर्सल। उसको हम अभी डिस्कस करेंगे, और वो हमारा ये पूछा जा चुका था क्वेश्चन, आई थिंक GDC 2020
2020 में पूछा गया था कि रिडक्शन की बात किसने की, तो बहुत लोगों का मिस्टेक हो गया होगा जिसने ध्यान से नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि नॉर्मली सारी बुक्स में ये मेंशन नहीं होता है। तो अभी आप इसे नोट कर लीजिए, जो भी आपको इम्पोर्टेंट लगता है ये टाइप नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल भी नोट करते रहिए आप, क्योंकि कब भूल जाएंगे आपको भी पता नहीं चलेगा। अभी तो लेक्चर आप सुन रहे हैं तो अभी याद है, लेकिन आप कुछ दिन के बाद जब भूल जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो जो भी मैं नोट करती हूँ या जो भी मैं बोलती हूँ, अगर आप लिखते रहेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। बाकी आपकी मर्जी है, जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा कर सकते हैं। तो आप इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इसी तरह है, फिनोमेनोलॉजिकल रिडक्शन, इपोक और भी इसेंस है, तो उनको हम डिस्कस कर लेंगे। उसी के साथ हमारे इनके इंपॉर्टेंट आइडियाज़ फिनिश हो जाएंगे। चलिए हम लोग इम्पॉर्टेंट चीज़ एक डिस्कस करते हैं, जिसमें बात है नेचुरल एटीट्यूड की। तो इसमें हर्षल का पूछ सकता है कि इन्होंने किसने बात की है इसके बारे में, या ये क्या है। तो हमने अभी कॉन्शियसनेस की बात की, उससे जब हम आगे बढ़ेंगे तो कॉन्शियसनेस से ही बनता है नेचुरल एटीट्यूड। तो नेचुरल एटीट्यूड हम जो फिनोमेनोलॉजिकल रिडक्शन है उसको पढ़ने से पहले इसके बारे में जानेंगे तो ही हमें वो समझ में आएगा। तो नेचुरल एटीट्यूड जानते हैं। इसमें इन्होंने बताया नेचुरल एटीट्यूड जो होता है वो एक सामान्य ज्ञान से जो भी हमको व्यवहार मिलता है, दिन प्रतिदिन में जो हम व्यवहारिक जीवन क्रियाएं करते रहते हैं, उसके आधार पे जो भी हम सीखते हैं या जो भी मानव निर्मित ज्ञान है, वो सब कुछ जितनी भी चीज़ें मानव निर्मित हैं या जो भी पहले से डिसाइड हो चुका है, जो यथार्थ बताया जा चुका है हमको, बाहरी नॉलेज जो भी है जिसको हमने बताया कि ये यथार्थ है, ये मानव निर्मित है, इसने बताया है कि यही सत्य है, तो हम इसको मान लेते हैं और ये क्या हो जाता है, हमारा नेचुरल एटीट्यूड हो जाता है। तो इसमें हर्षल ने इसको नेचुरल एटीट्यूड की बात की और इसको वो एक्सेप्ट करते हैं। इसमें वो मंडेन वर्ल्ड की बात नहीं करते हैं, जो सांसारिक संसार है उसकी बात वो नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि जो ये है नेचुरल एटीट्यूड इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे विशुद्ध अस्थिति स्व यानी नॉन सिचुएटेड प्योर ईगो अंकित होता है, वो बनता है। यानी क्या इससे क्या बनेगा, ये जो है ये इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि इससे विशुद्ध अस्थिति सेल्फ जो प्योर ईगो है वो अंकित होता है, वो बनता है किससे, नेचुरल एटीट्यूड से। तो मैंने ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बताया, ये कोई इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है, बस ऐसे ही बता दिया कि कहीं ऐसे रहे तो आपको पता चल जाए इसमें हासिल होंगे। उसके बाद उन्होंने कहा इसमें ट्रांसेंडेंटल की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रहती है, जो प्रानुभविक होता है हिंदी में उसका इम्पोर्टेंट रोल रहता है। तो कुछ की पॉइंट भी आप नोट करते चलिए ताकि अगर वो भी आपको मिल जाए तो आप आंसर इजीली फाइंड आउट कर पाएँ। अब हम जानते हैं नेचुरल एटीट्यूड क्या होता है। तो नेचुरल एटीट्यूड वो होता है जो समाज में किसी भी वास्तविकता के प्रति पहले से दृष्टिकोण होता है, यानी पहले से बताया जाता है कि ये है, सोशल वर्ड ये है, या फिर आपको अभिवादन करना है तो आपको हाथ जोड़ना है, तो ये क्या हो गया, पहले से ही डिसाइड है। तो ये जो पहले से मानव निर्मित चीज़ें हैं इस पे कोई भी मनुष्य प्रश्न चिन्ह नहीं लगाता है, मतलब वो उस पर सवाल जवाब नहीं करता है कि ऐसा क्यों है, हम अभिवादन क्यों करें, या अगर हम मानते हैं कि हमारा देश हमें बहुत प्रिय है तो वो इस पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएगा कि हमारा जो भी देश है वो क्यों प्रिय है। आपने कभी सोचा हमारा देश ये जो प्रिय है वो क्यों, वाई, हमें अपने देश से प्रेम क्यों है, हमारा जो मित्र है वो उससे हमें बहुत प्रेम है या बहुत प्रिय है तो क्यों है, इस पे हम क्वेश्चन मार्क क्यों नहीं लगाते कभी। या हमारा जो धर्म है वो बहुत प्रिय है, हम उसके विपरीत नहीं जा सकते हैं तो क्यों। तो ये हम इस पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते हैं, क्यों, क्योंकि ये यथार्थ है, मानव निर्मित ज्ञान है और ये नेचुरल एटीट्यूड है, पहले से ही बताया जा चुका है, प्राकृतिक अभिवृत्ति है, तो इस पे हम सवाल नहीं करते हैं। जैसे कि क्या है, कहीं पे अभिवादन करने के तरीके की अगर हम बात करें तो क्या है, कहीं पे हम हाथ जोड़ के मतलब नमस्ते करते हैं या हाथ जोड़ते हैं या हाथ मिलाते हैं, ये है। और कहीं पे जो नोज़ है, नाक जो है, उसको मिलाकर भी अभिवादन किया जाता है। अब ये अटपटा लगेगा कि ये कैसे हो गया, तो जब चीज़ें आपके पास कुछ ऐसी निकल के आएंगी जिसके बारे में आपको नहीं पता होगा, जब वो दिनचर्या में कुछ गड़बड़ दिखेगा आपको,
तो आप सोचेंगे कि ये कैसे हो गया, वरना तो ये हाथ मिलाना और ये सब चीज़ें क्या है, नेचुरल एटीट्यूड है, ये तो है। पर ये हो सकता है ये आपके समाज के लिए नेचुरल एटीट्यूड हो, ये किसी दूसरे समाज के लिए नेचुरल एटीट्यूड हो, वहाँ पहले से प्री डिसाइडेड हो। तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, जो भी समाज में जो भी भेद होता है उसको दिखाती हैं। इससे हमको जितने भी सोसाइटी में भेद रहा होता है वो पता चलता है कि समाज में ऐसा है वैसा है, तो वो सारी चीज़ें हमें पता चलती। तो ये कहते हैं हमें नेचुरल एटीट्यूड को नहीं मानना, उसको मतलब उस पर हमें फोकस नहीं करना, जो प्री डिसाइडेड है हम उसी को नहीं मानेंगे, हम उस पर क्या करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, प्रश्न चिन्ह लगाएंगे, तभी हमको उसकी रियलिटी पता चल पाएगी। जैसे मैंने आपको बताया था कि आपको स्ट्रेंजर की तरह बिहेवियर करना है सोसाइटी में अगर रियलिटी जाननी है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल में बताया था कि आप बुक पढ़ रहे हो और आपका फ्रेंड कोई आता है और आपसे पूछता है कि ये क्या है, तो आपको बहुत अजीब लगेगा कि इसको दिख नहीं रहा, मैं बुक क्यों पढ़ता हूँ, नॉलेज गेन करने के लिए या क्या है, जो भी है। फिर अगर वो बताता है कि वो कहीं और से आया है, अंतरिक्ष से आया है, उसको नहीं पता है, तो आप कॉन्सर्न होंगे और फिर उसको अच्छे से बताएंगे, देखो हम इसको पढ़ेंगे तो मेरा हायर का एग्ज़ाम निकलेगा, जीडीसी का निकलेगा, जॉब मिलेगी, या मेरा नॉलेज इन्हेंस होगा, या हम इनको टेस्ट कर रहे हैं, सही पढ़ा रहे हैं कि गलत, बहुत सारी चीज़ें बताई थी। तो वही ये कहते हैं, जितने भी फिनोमेनोलॉजिस्ट हैं वो कहते हैं हमें हर घटना को एक स्ट्रेंजर की तरह देखना चाहिए, ऐसे देखना चाहिए कि हमको इसके बारे में नहीं पता। तो ये सारे जो भी एटीट्यूड बने, हमारा देश प्रिय है या हमारा धर्म प्रिय है, ये सारी चीज़ें क्या है, नेचुरल एटीट्यूड है, ये पहले से डिसाइड है। और इसमें नेचुरल एटीट्यूड में क्वेश्चन मार्क कब लगेगा, जब समाज में व्यवस्था जो भी होगी वो बिगड़ जाएगी, तब इस पे क्वेश्चन मार्क लगता है। ऐसे तो नॉर्मली व्यक्ति कुछ मानने को तैयार ही नहीं होता, क्योंकि वो मान के चलता है जो भी मानव निर्मित ज्ञान है, पहले से जो भी डिसाइड है वो सही है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं। लेकिन ये लोग कहते हैं ये जो यथार्थ है वो क्या है, बाह्य है, तो हमें इसकी रियलिटी जानने के लिए हमें इस पर क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा, और तभी हमें इसकी रियलिटी पता चलेगी। और हमें अगर जानना है, किसी भी घटना का अध्ययन करना है, तो हमें इसी क्वेश्चन मार्क के साथ अध्ययन करना पड़ेगा, तभी हमें समझ में आएगा। कैसे समझ में आएगा, जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन मार्क आपने लगाया, व्यवस्था आपकी बनी हुई है, कोई भी ये जो आपका प्रिय मित्र था वो ऐसे बात करेगा कि अजनबी की तरह, जब वो बात करने लगेगा, आपका मित्र जो है वो कैसे बात करेगा, अजनबी की तरह। अब आप प्रश्न मार्क लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क, इसको क्या हो गया है, ये कैसे बात कर रहा है, अब लगाया ना आपने प्रश्न चिन्ह। तो इसी तरह अगर कोई भी घर में रहने वाला जो व्यक्ति है वो ऐसे बिहेव करेगा जैसे वो हॉस्टल में रह रहा है, तो फिर घर वाले इस पर क्वेश्चन मार्क करेंगे, किस तरह से बिहेव कर रहा है, इसको तो घर से कोई मतलब ही नहीं है। तो क्या हुआ, अब ये प्रश्न मार्क लगा। जब व्यवस्था में कुछ भी बिगड़ेगा तभी जाके उस पर क्वेश्चन मार्क लगेगा, अदरवाइज जो व्यवस्था जैसे चल रही है वैसे चलती रहती। तो ये कहते हैं नेचुरल एटीट्यूड में क्वेश्चन मार्क बहुत कम लगता है, कोई कुछ सोचता ही नहीं है, जो जैसी व्यवस्था है वैसी बनी रहती है और वो चलती रहती, क्योंकि व्यक्ति जो होता है वो ये मान कर चलता है कि सब कुछ पहले से ही मानव निर्मित है और वो सही है, और कुछ चीज़ें सामान्य होती हैं हर सोसाइटी में, और कुछ चीज़ें जैसे मान लीजिए कुछ अच्छे लोग भी हैं तो कुछ अपराधी भी हैं। लेकिन वो कैसे पता चलेगा, जब हम इस पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे तो हमें पता चलेगा कि इसकी रियलिटी क्या है। तो वैसे भी हमें हर चीज़ को अगर हम देखें तो क्वेश्चन मार्क लगा के देखना चाहिए, लेकिन सोसाइटी में ऐसा हो नहीं पाता है, क्योंकि हम कितनी ही चीज़ों को क्वेश्चन मार्क लगा के देख लेंगे। जब व्यवस्था बिगड़ेगी, जब ऐसा बिहेवियर होगा, तभी हमें समझ में आएगा ऐसा क्यों हो रहा है, अदरवाइज़ हम लोग नॉर्मली नहीं सोचते ऐसा क्यों हो रहा है। तो इन्होंने कहा कि जो ये नेचुरल एटीट्यूड है इसको हम किस तरह से दूर कर सकते हैं, मतलब रिडक्शन कैसे करेंगे। तो इसमें इन्होंने फिनोमेनोलॉजिकल रिडक्शन की बात की है। तो अब आपको अच्छे से समझ में आएगा फिनोमेनोलॉजिकल रिडक्शन क्या है। तो इसमें जो भी हमने एग्जांपल दिए आप इसे नोट कर लीजिए, कुछ की पॉइंट है उसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग उसको पढ़ते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे फिनोमेनोलॉजिकल रिडक्शन की। तो इसके पहले हमने नेचुरल एटीट्यूड को इसलिए पढ़ा क्योंकि ये उसी से रिलेटेड है, अगर वो नहीं पढ़ते तो हमें ये समझ में नहीं आता, क्योंकि ये उसके आगे की बात है।
तो जब हम फिनोमेनोलॉजिकल रिडक्शन की बात करेंगे तो उसके पहले हमने नेचुरल एटीट्यूड को जान लिया क्या होता है। जो पहले से डिसाइड है हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसके आधार पे हम जब व्याख्या करते हैं तो वो हमारा नेचुरल एटीट्यूड हो जाता है। जब हम उस नेचुरल एटीट्यूड को उससे हट कर उसके आगे बढ़ के ये सोचने लगते हैं कि ये जो नेचुरल एटीट्यूड है वो कैसे आया, तो जब हम इसकी बात करते हैं तो यानी वहाँ पे क्या हो जाता है, एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है कैसे आया। जैसे अभी हम आपको जो बता रहे थे कि जो हमारा धर्म है वो हमें प्रिय है क्यों, हमारा जो भी देश है वो प्रिय है क्यों, और हमारा मित्र जो था वो प्रिय था तो वो क्यों था। तो ऐसे ये जो इस पे जो हम क्वेश्चन मार्क लगा रहे थे तो वो थोड़ा अजीब लगते हैं। आपको भी अजीब लगेगा, हमको भी अजीब लगेगा, क्योंकि हम उस पर सवाल उठाते ही नहीं हैं कभी। जो पहले से सेट है, हमारा धर्म सबसे अच्छा है, हमारा देश ही हमें सबसे प्रिय है, ये पहले से ही सेट है, नेचुरल एटीट्यूड है, पहले से ही लोगों की मान्यता है। अगर हम इस पर सवाल उठाएंगे तो लोग भी सोचेंगे, आप भी सोचेंगे कि ये क्या बात हुई है। कोई ये सोचता है क्या कि अपना मित्र क्यों हमें प्रिय है, अपना धर्म क्यों प्रिय है, तो ये सवाल जो हैं वो अटपटे लगते हैं। लेकिन जो फिनोमेनोलॉजिकल रिडक्शन है वो बात करता है इस नेचुरल एटीट्यूड से आगे हटकर, जब हम ये जानने का बोध करते हैं कि ये जो प्राकृतिक होने का बोध है वो आया कैसे, ये जो नेचुरल एटीट्यूड है वो कैसे आया, जब हम इसको जानने की कोशिश करेंगे तो वो फिनोमेनोलॉजिकल रिडक्शन हो जाएगा। यानी ये कहते हैं सोसाइटी में जितने भी प्रतिमान हैं, जितनी भी संस्थाएं हैं वो ऐसे ही नहीं बनी, उसके पीछे बहुत सारी प्रक्रियाएं रही, यानी बहुत सारे प्रोसेस रहे। तो इन संस्थाओं का प्रभाव क्या है उसको जानना ही फिनोमेनोलॉजिकल रिडक्शन है, यानी उसके प्रभाव को जानना है। कैसे हम जानेंगे, जैसे कि एग्जांपल हमारा जो परिवार है वो क्यों बना इसको जानना चाहिए, उसका क्या काम है, क्या कॉजेज रहे उसको जानना चाहिए। जो सोसाइटी में आरक्षण लागू हुआ वो क्यों लागू हुआ ये सवाल करना चाहिए हमें, और ये पूछना चाहिए कि ऐसा क्यों है, क्यों, क्योंकि जैसे अगर हम बात करें कहीं पे जो जॉकिंग रिलेशन की जो बात होती है उसमें जो कहीं पे वो क्या होता है सही माना जाता है और कहीं पे वो गलत माना जाता है। एक जो रिचुअल होता है सोसाइटी में, कोई भी रिचुअल हो सकता है, वो कहीं पे बहुत ही रिचुअल माना जाता है और कहीं पे वही क्रिमिनल की तरह देखने लगते हैं कि वो गलत है, तो उसको हम क्राइम की तरह देखते हैं। तो ये क्या है, ये सोसाइटी के जो डिफरेंसेस हैं, जो समाज के भेद हैं, जो हमने पहले ही आपको बताए थे, उनको हम कैसे जानेंगे, तो उसको हम फिनोमेनोलॉजिकल रिडक्शन से जानेंगे, यानी समाजशास्त्री लघुकरण के माध्यम से हम जानेंगे। वो कैसे होगा, जैसे कि आप दूसरा एग्जांपल समझ सकते हैं कि जैसे कि आप कभी अमेरिका नहीं गए हैं और आपको पता भी नहीं है, आपने कहीं देखा भी नहीं उसकी फ़ोटो वगैरह, लेकिन फिर भी आप जानते हैं वो बहुत एडवांस कंट्री है, आप ऐसा जानते हैं। तो आप कभी सोच के देखो आप कैसे जानते हो, क्या रहा वो, क्यों आपको पता है कि वो अच्छा है। जैसे गांधी जी की इतनी बातें फेमस हैं, गांधी जी एक अच्छे इंसान थे, तो हम तो कभी उनसे मिले नहीं पर्सनली, ना आप मिले, लेकिन ये जो एटीट्यूड आया, नेचुरल एटीट्यूड कैसे आया, ये जानना फिनोमेनोलॉजिकल रिडक्शन है। ये गांधी जी के बारे में जो भी आइडिया आया या अमेरिका के बारे में जो भी आया, जब वहाँ आप नहीं गए हो तब उसके बारे में जो एटीट्यूड रख रहे हो वो नेचुरल एटीट्यूड है आपका। लेकिन फिनोमेनोलॉजिकल रिडक्शन कहता है आपको उससे आगे हटकर बात करनी है, रिडक्शन आपको रिडक्ट करना है उसमें। तो ये क्या हो गया, अब जैसे हम एक और बात कहें, जैसे मान लीजिए ये पता है किसी की हत्या करना बहुत गुनाह होता है और हत्या करेंगे तो उसको कितना पेन होता होगा, ऐसी एक जनरल अवधारणा है, ठीक है, सोसाइटी में सभी को पता है। तो अब आपने हत्या तो की नहीं है, या तो आपने हत्या की हो या हत्या करते हुए आपने किसी को देखा हो कितना उसको पेन होता है, तब तो आप ये बात समझ रहे हैं तो ठीक है। लेकिन आपने ना तो हत्या की ना तो देखा, फिर भी एक जनरल जो नेचुरल एटीट्यूड है कि हत्या तो बहुत बेकार चीज़ होती है, तो वो कैसे आया, यही जो ये कैसे आया उसका ही पता लगाता है फिनोमेनोलॉजिकल रिडक्शन। तो कोई भी घटना क्यों घटित होती, इतने सारे मैंने आपको एग्जाम्पल दिए, इसमें से जो भी आपको अच्छा लगे वो आप रख सकते हैं। क्यों है, जो भी सोसाइटी में है
वो कैसे है, ये सब जब आप पता लगाएंगे तो वो हो जाएगा। घटनाओं का जब आप सार निकालेंगे, जो भी घटना है उसका जब आप सार, यानी जब हमने यहाँ पे लिखा है किसी भी घटना का तत्व, सार या एसेंस जब आप निकालेंगे तो वो हो जाएगा फेनोमेनोलॉजिकल रिडक्शन, यानी फेनोमेनोलॉजिकल ये प्रघटना शास्त्री लघुकरण। और इस पे बात किसने की, हस्टल ने। तो अब तो आप ये नहीं भूलेंगे कि ये क्या होता है और ये कॉन्सेप्ट किसका है, क्योंकि मैंने बहुत एग्जांपल दे दिए, बहुत अच्छे से रिलेट करके आपको समझाने की कोशिश की। जब तक हम इस पे सवाल नहीं उठा रहे थे, ये सारे क्या थे, नेचुरल एटीट्यूड थे। क्यों, क्योंकि समाज ने ऐसा बना दिया, वो मानव निर्मित ज्ञान था, उसने अपना ऐसा रख दिया, तो हम उसको मानते चले आए, हमारा देश ही सबसे अच्छा। लेकिन जब हमने उस पर सवाल उठाना शुरू किया, क्यों, कैसे हमारा ही देश अच्छा हो सकता है, हमारा ही धर्म कैसे अच्छा हो सकता है, हमारा ही मित्र कैसे अच्छा हो सकता है सामने वाले का जो मित्र है वो हमसे, हमारे मित्र से भी ज़्यादा अच्छा हो। तो ये सारी चीज़ें हैं सोसाइटी में, ये सब जो कुछ हो रहा है वो क्यों हो रहा है, ये सब कुछ जब हम जानेंगे, घटनाओं के जब हम तत्व या सार को जान लेंगे, एसेंस को समझ जाएंगे, तो वो है फेनोमेनोलॉजिकल रिडक्शन। अब इसी में इन्होंने इपोक की बात की है। तो इपोक शायद आपने इससे पहले कहीं ना सुना हो या बुक्स में नॉर्मली मेंशन नहीं है, जो भी हम लोग पढ़ते हैं, और डीपली पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा इपोक। तो इपोक भी वो बात करते हैं इसकी। तो इपोक का मतलब है सार की निश्चितता। तो ये क्या करता है, ये निश्चितता जो रिडक्शन होता है उससे सार की जो निश्चितता तय होती है वो इपोक कहलाता है। मतलब जो ये नेचुरल एटीट्यूड था, इस नेचुरल एटीट्यूड पर जब कोई भी वैज्ञानिक या कोई भी व्यक्ति क्या करता है, प्रश्न चिन्ह लगाता है, यानी उस पर जब क्वेश्चन मार्क लगाता है तो उसको हम कहते हैं इपोक। तो इपोक क्या करता है, जो भी सार होता है घटना का, जो भी तत्व होता है उसकी निश्चयता को तय करता है। तो ये हो गया इपोक। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट किसके थे, हर्शल के थे। तो अब आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है और ना ही भूलना है। फेनोमेनोलॉजिकल रिडक्शन और इपोक की बात की है हर्शल ने, ठीक है। तो अब ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद उन्होंने कहा जो प्रीमोर्डियल फिनोमेना है उसको हम केवल इंट्यूशन के माध्यम से समझ सकते हैं। जो हमने आपको पहले ही बताया था, इंट्यूशन अंतर्ज्ञान या अंतःप्रज्ञा जो है उसके माध्यम से समझ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम ऐसे नहीं समझ सकते, जो हमको नेत्र से दिखता है वही सच नहीं होता है। हम उसको कैसे समझेंगे, इंट्यूशन के माध्यम से। जब हम उसको अंतःप्रज्ञा करेंगे तो ही हमें वो समझ में आएगा रियल क्या है। यानी समाज जो हमको बता रहा है कि ये यथार्थ है, जो हमें दिख रहा है वो यथार्थ नहीं होता है। यथार्थ कैसे पता चलेगा, वो पता चलेगा चेतना के आधार पे। और चेतना के आधार पे कैसे पता चलेगा वो हम अभी आपको इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझाएंगे। इन्होंने बात करी नेचुरल एटीट्यूड और सस्पेंशन ऑफ बिलीफ में क्या अंतर है, इसको हम एक अच्छे एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। तो नेचुरल एटीट्यूड, सस्पेंशन ऑफ बिलीफ यानी विश्वासों का निलंबन क्या होता है, और ये चेतना को हम यहाँ रिलेट करेंगे। इसमें उन्होंने अपरेंट और रियल का अंतर बताया, यानी आभासी और वास्तविक में अंतर बताया है। इसको हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। और एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए हमने किसी मूवी में देखा कि क्या है, भूकंप को दिखाया गया, ठीक है। तो इस मूवी में हमने देखा भूकंप आया हुआ है और जो बच्चा है, एक कोई बच्चा है, यहाँ पे दो लोग हैं, एक तो बच्चा है और एक है थोड़ा वयस्क आदमी है। तो उसने क्या किया, जो मैन है वो क्या किया, देखता है, दोनों ने ही इस मूवी को देखा और इसमें भूकंप को देखा। अब जो बच्चा था उसकी चेतना क्या कहेगी, वो उसने अपनी आंखों से देखा। तो मैंने यहाँ पे नेत्र लिखा था, उसने अपने नेत्र से देखा इस भूकंप को और उसको लगा भूकंप वास्तविक है, भूकंप में ऐसे ऐसे हो रहा है और वाकई में भूकंप आ रहा है। क्यों, क्योंकि उसने जो अपनी आंखों से देखा वो माना। लेकिन यहीं पे ये जो आदमी था, जो वयस्क आदमी था, उसने अपनी चेतना का इस्तेमाल किया और अपनी इंट्यूशन के आधार पे उसने इस भूकंप को रियल, जो वास्तविक था, वास्तविकता से तुलना करके ये पता लगा लिया कि ये वास्तविक भूकंप नहीं है और ये तो उसकी वास्तविकता को दिखाया जा रहा है, मात्र एक चित्र है। तो ये क्या है, यथार्थ का वर्णन हो रहा है, ये यथार्थ नहीं है। तो ये इसी एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा।
कि यथार्थता का पता लगाना जो है वो फिनोमेनोलॉजी का काम होता है। तो हम क्या करते हैं, वो कैसे पता लगाएंगे, वो फिनोमेनोलॉजिकल रिडक्शन के माध्यम से पता लगाएंगे। जब हम घटनाओं के तत्व यानी सार को देखेंगे तो यहाँ पे इसका हमने ये देखा कि भूकंप ऐसे आता है, ये जान पाए, ये आदमी तो समझ गया लेकिन ये बच्चा नहीं समझ पाया, क्योंकि इसके में चेतना डेवलप नहीं हो पाई थी, वो चेतना के आधार पर नहीं समझ पाया, उसने सिर्फ अपनी आंखों से देखा। तो ये जो हम आंखों से अपने संसार को देखते हैं वो वास्तविक नहीं होता है, उसके पीछे जो इंट्यूशन छुपा होता है उसको देखना होता है। क्लियर हो गया? तो यही इन्होंने कहा फिनोमेनोलॉजिकल रिडक्शन में हमें क्या करना होता है, नेचुरल एटीट्यूड से हटकर व्याख्या करनी होती है, वही फिनोमेनोलॉजिकल रिडक्शन होता है। क्लियर हो गया? जो ये सेट था पहले से, हमें उसके आधार पे व्याख्या नहीं करनी है, नेचुरल एटीट्यूड से हटकर व्याख्या करनी है। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट कोटेशन इनका पूछा जाता है, उसमें इन्होंने कहा पुटिंग द वर्ड्स इनटू ब्रैकेट्स, वर्ड को कहाँ रखना है, ब्रैकेट्स में रखना है, एंड परफॉर्मिंग द फिनोमेनोलॉजिकल रिडक्शन, और फिनोमेनोलॉजिकल रिडक्शन को परफॉर्म करना है। वर्ड को ब्रैकेट में रखना है और फिनोमेनोलॉजिकल रिडक्शन के आधार पे हमें घटनाओं का अध्ययन करना है। तो इसी में वो हिंदी में मैंने लिख दिया है, कोष्ठीकरण की प्रक्रिया के माध्यम से प्रघटना शास्त्रीय लघुकरण का निष्पादन करना है। तो लघुकरण का निष्पादन कैसे होगा, कोष्ठीकरण की प्रक्रिया से। तो ये भी पूछ सकता है, तो उसमें आंसर होगा हर्सल। उसके अलावा इन्होंने ये कहा जो रिडक्शन है वो उसके द्वारा ट्रांसेंडेंटल ईगो जो है उसकी खोज की जा सकती है। इसके पहले भी मैंने आपको बताया था, तो उसमें ट्रांसेंडेंटल ईगो की अगर खोज करनी है, प्रागुनुभाविक अहम की अगर खोज करनी है आपको, प्रागुनुभाविक अहम की खोज, तो वो कैसे होगी, रिडक्शन। यानी अगर आप इंट्यूशन को जानना चाहते हैं या अगर आपको किसी भी वास्तविकता का पता लगाना है तो वो सिर्फ आप फिनोमेनोलॉजिकल रिडक्शन से ही पता लगा सकते हैं। घटनाओं के एसेंस को निकाल के, तत्व को या सार को निकाल के ही नेचुरल एटीट्यूड से हटकर जब आप व्याख्या करेंगे तो आप घटनाओं का अच्छे से पता लगा लेंगे। तो मुझे लगता है बहुत ही अच्छे से तीनों कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। इसमें इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहा रिडक्शन, इपोक, और यहाँ पे आपका ये जो ब्रैकेटिंग्स की मैंने बात की वो इंट्यूशन, ये सारी ही चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहीं। तो मुझे लगता है मे बी कहीं बहुत ज़्यादा डीपली दिया हो तो मैंने आपके सामने लाने की कोशिश की है। 3 छोटे छोटे की पॉइंट और हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं, उसी के साथ हमारा जो हर्षल का आइडिया है वो फिनिश हो जाएगा। चलिए, तो हमने ऑलरेडी सारी इम्पॉर्टेंट जितनी भी इनकी चीज़ें थी वो हमने सभी डिस्कस कर ली हैं। बहुत ही छोटे छोटे ये बचे हुए थे, तो मैंने सोचा इनको अलग से बता दूं ताकि आपको और अच्छे से रिकॉल हो पाए कि ये भी इन्होंने इन पे बात की। जैसे कि हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं एसेंस क्या है, सार तत्व क्या है किसी घटना का, तो वो आप जान ही चुके हैं। जो हम नेचुरल एटीट्यूड से हटकर जब हम किसी चीज़ की व्याख्या करते हैं या किसी भी जो भी घटना है उसके बारे में जब हम उसके एसेंस को जानेंगे, उसका मेन क्या जो भी इंट्यूशन के आधार के उस पर जब हम एनालिसिस करेंगे तो वो हमारा उस घटना का क्या हो जाएगा, एसेंस हो जाएगा। और जो भी पहले से यथार्थ है, जो भी पहले से हमको बताया गया है कि ये रियल है, उसको ना मानकर हमें उस घटना के जो भी एसेंस है उसको मानना है। ठीक है, यानी घटना के सार को मानना है। ठीक है, तो ये तो आप पहले ही देख चुके हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिया है इडियटिक रिडक्शन, तो कभी कभी वो इसको इडियटिक रिडक्शन भी कहते हैं। मान लो अभी आप कहीं आ जाए इडियटिक रिडक्शन क्या है, तो आप सोचेंगे कि ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, तो रॉन्ग नहीं करना है। इसको इडियटिक रिडक्शन भी कहते हैं और इसका मतलब वही है, किसी भी घटना को हम जब उसके एसेंस के आधार पे समझेंगे या सार के आधार पे समझेंगे, जो भी पहले से नेचुरल एटीट्यूड है उसको हटा के समझेंगे, उसको जो भी अनुभव होगा हमारा जो चेतना के आधार पे हम जब उसकी वास्तविकता का पता लगाएंगे तो वो हमारा हो जाएगा इडियटिक रिडक्शन। उसके बाद है रेडिकल डाउट, ये शायद नहीं दिया होगा कहीं। रेडिकल डाउट की भी उन्होंने बात की, जिसको अमूल संशय भी कह सकते हैं, इसकी भी बात की है इन्होंने। तो इसका मतलब है जो भी पूर्वाग्रह है आपका, जो भी पहले से पूर्वाग्रह ज्ञान है उसको हटाकर, यानी उसके परे जाना है, उसके परे जाकर फिर आपको घटना का अध्ययन करना है। तो यानी पूर्वाग्रह को हमें क्या करना है, रिजेक्ट करना है और उससे आगे बढ़ के हमें किसी भी वास्तविकता का पता लगाना है। जब ऐसा हम करेंगे तो क्या होगा, हमें कुल मिलाकर वास्तविकता का
पता लगाना है, तो ये रेडिकल डाउट हो जाएगा, ठीक है, अमूल संशय हो जाएगा। तो हम जब किसी चीज़ को वैसे भी संशय की दृष्टि से देखते हैं तो हम ज़्यादा उसकी खोजबीन करते हैं और फिर हमें उसकी वास्तविकता का पता चल जाता है। क्योंकि नॉर्मली अगर हम किसी को ऐसे ही सच मान लेते हैं कि ठीक है आप सच बोल रहे हो, तो फिर हम ज़्यादा छानबीन नहीं करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, अगर सच पता लगाना है तो आपको संशय की दृष्टि से देखना होगा, तभी आप सच पता लगा सकते हैं। हालांकि आपको भले ही पता हो ये सच है, लेकिन कई बार होता है ना, आप सामने वाले से कह देते नहीं ऐसा तो नहीं, तो वो भी डाउट में आ जाता है कि क्या वाकई मैंने कुछ और बोला था। तो इसी तरह हम वास्तविकता का पता लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक और की पॉइंट है लेबेंस वर्ड, जिसको हम लाइफ वर्ड भी कहते हैं। तो सबसे पहले बात इन्होंने ही, हसरल ने की थी, उसके बाद फिर शूट्स, हैबरमास ने भी बात की है इसकी। तो इसका मतलब होता है रियल ऑफ लाइव्ड एक्सपीरियंस, जो भी हम अपने अनुभव के आधार पर सीखते हैं, जो भी हमें पता चलता है, जो भी समाज में हो रहा होता है, जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है, वो हम अपने अनुभव के आधार पर दिन प्रतिदिन की क्रियाओं में जो रहकर सीखते हैं, वो हमारा लाइफ वर्ड होता है। इसमें उन्होंने एक चीज़ बताया कि जब चेतन के स्वरूप को हमें समझना होगा तो उसके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है अप्रिसिएशन। अप्रिसिएशन का हिंदी में मतलब है उपरोधन। तो इसके आधार पर ही हम इसको समझ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि कोई भी चीज़ है तो हम उसके जो भी मेन जिस्ट होगा उसके आधार पर हम कैसे समझेंगे। जैसे मान लीजिए कोई बुक है तो आपका उसमें क्या होगा मेन, कि उसमें क्या लिखा हुआ है, क्या ज्ञान है, आपको उससे मतलब होगा, ना कि उसका कवर पेज कैसा है, फ्रंट कैसा है। इससे आपको बाहरी स्वरूप से कोई मतलब नहीं होता है। तो उसके अंदर ये जो ज्ञान लिखा हुआ है, आपको जैसे इससे मतलब है, सेम उसी तरह समाज में जो भी बाहरी स्ट्रक्चर है उससे आपको मतलब नहीं होता है। क्योंकि आपको व्यक्ति का क्या दिखता है, बाहरी स्वरूप दिखता है, यानी आपको उसकी बॉडी दिखती है, उसका मस्तिष्क आपको नहीं दिखता है। आप उसके माइंड को नहीं पढ़ सकते हैं कि वो उसके माइंड में क्या चल रहा है, वो आपको नहीं पता चल पाता है। तो इसी तरह हमको क्या, ये बोर्ड आपको दिख रहा है, आपको इससे मैटर नहीं है कि हमने कौन सी क्वालिटी का बोर्ड लगाया है। आपको इस पर लिखा जाने वाला जो भी मैटर है उससे मतलब होना चाहिए कि ये आपके लिए कितना लाभदायक है। तो ये क्या हो जाएगा, आप इस तरह से लाइफ वर्ड जो भी इसमें अप्रिसिएशन होगा, उपरोधन, यानी किसी भी चीज़ की गुणवत्ता के आधार पर आप उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो ये जो मैंने बुक का एग्जांपल दिया, इसकी गुणवत्ता उसका ज्ञान था। और इसी तरह यहाँ पे ये जो बोर्ड है लोकल क्वालिटी का हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। तो आपको इससे मतलब नहीं, इस पर लिखे जाने वाले कंटेंट, इसकी जो भी गुणवत्ता है उससे मतलब होना चाहिए। तो इस तरह इस आधार पर उन्होंने लेबेंस वर्ड की भी बात की लाइफ वर्ड में। इसी तरह हमें जो भी घटनाएं घटती हैं उसकी गुणवत्ता, यानी उसमें क्या अंतर्निहित है, उस घटना का क्या मतलब है, उस पर हमारा ध्यान होना चाहिए, ना कि जो बाहरी स्ट्रक्चर है उस पर ध्यान होना चाहिए। क्योंकि हमारे सामने व्यक्ति का सिर्फ बाहरी स्वरूप आता है, तो जो यथार्थ बताया जाता है वो क्या होता है, बाहरी स्ट्रक्चर होता है। तो हमें उससे मतलब नहीं होता, हमें उसके अंदर जो छुपा है उसको निकालना है। और यही फेनोमेनोलॉजी का काम है। किसी भी घटना को एक क्वेश्चन मार्क लगा के देखना है और उसके आधार पर उसकी वास्तविकता का पता लगाना ही फेनोमेनोलॉजी का काम है। तो मैंने बहुत ही अच्छे से फेनोमेनोलॉजी समझाने की कोशिश की है। उसमें जो भी इनके इम्पोर्टेंट हर्शल के कॉन्टेक्ट थे, जो भी थे की पॉइंट थे, कॉन्सेप्ट थे, उन सभी को बताया है। और अगर आपको इसमें से कोई भी की पॉइंट या कोई भी कॉन्सेप्ट नया लगता है, या आपको लगता है कि हाँ ये थोड़ा सा यूनिक है, तो आप हमारे वीडियो के साथ लगातार बने रहिए। अभी हम नेक्स्ट करेंगे अल्फ्रेड शूट्स के बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, बहुत सारे यूनिक आइडिया हैं, उनको कवर करेंगे। और इसी के साथ साथ जितने भी फेनोमेनोलॉजी में आने वाले इंपॉर्टेंट थिंकर्स हैं उनको करेंगे, टाइम को ध्यान में रखते हुए सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस करेंगे। और बहुत कुछ आप सीखने वाले हैं, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल, कंटेंट रिलायबल लगता है या आपके लिए बेनिफिशियल लगता है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ, जो भी सोशियोलॉजी के स्टूडेंट हैं उनके साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।